नमस्कार। आज भारत एवं विश्व जो 9 क्लास के भूगोल का पहला पाठ है उसके एक हिस्से का अध्यापन हम लोग करेंगे। भैया और बहन, मैंने इसके पहले के वीडियो के द्वारा जो अध्यापन किया था उसमें मैं भारत से संबंधित इसके विस्तार या इसके क्षेत्रफल के बारे में आप लोगों को कुछ बताया था। कुछ भाग इसके बाकी रह गए थे, उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने ये बताया होगा आप लोगों को कि भारत का विश्व में 7वां स्थान है या फिर पूरे विश्व के कुल भूभाग के क्षेत्रफल का 2.4% है या भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब एक और बड़ी बात को हम लोग ध्यान देंगे। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, ध्यान दीजिएगा, इसके भूभाग की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा का मतलब समुद्र से अलग जो भूभाग केवल भूमि से जुड़े हुए हैं। स्थलीय सीमा यहाँ से प्रारंभ होती है और यहाँ से लेकर के ये सारे सीमाओं की लंबाई भारत की 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा का मतलब यहाँ से लेकर के ये सब समुद्री इलाका है, ये सब हिंद महासागर है ना। समुद्री सीमा की लंबाई इसकी 7,516.6 किलोमीटर है। इस पर हम लोगों ने इसके पहले अध्याय में चर्चा नहीं किया था। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे देश का विश्व के साथ क्या संपर्क है, क्या संबंध है। ध्यान दीजिए, मैप आप लोगों को दिखाई पड़ता होगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा देश विश्व का एक प्राचीनतम सभ्यता वाला देश है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में भी या ऐसे सामान्य ज्ञान के पुस्तकों में भी। प्राचीन काल में आप अगर 10th में जाएंगे तो इतिहास के पुस्तकों में पढ़ेंगे 15वीं 16वीं शताब्दी तक दुनिया के सबसे अधिक समृद्ध या संपन्न देशों में अपने देश की गणना होती थी। दुनिया के लोग यही मानते थे कि भारत और चीन विश्व के सबसे अमीरतम देश है, और वाकई था भी। बाद के कालखंडों में हम लोग अंधकार के युग में प्रवेश कर गए। अंधकार के युग में क्या प्रवेश कर गए? उपनिवेश हो गए। और उपनिवेश बनने के बाद भारत को अंग्रेजों ने या अन्य आने वाले आताताइयों ने जमकर लूटा, और वाकई भारत जो सोने की चिड़िया थी उसके सारे पंख जो सोने के थे वो उजाड़ दिए गए। खैर, जो भी है, स्थिति ये है कि प्राचीन काल में पूरे विश्व से हमारा बहुत बड़ा व्यापक संबंध था। व्यापार को लेकर के भारत दुनिया के देशों में अग्रणी था। अब जो भारत से व्यापार होता था वह स्थल और जल दोनों मार्गों से यहाँ व्यापार होता था।
लेकिन स्थलीय मार्ग सबसे प्राचीन था। सबसे पहले स्थलीय मार्गों से यहाँ व्यापार होता था। आप लोग भारत का अगर भौतिक मानचित्र देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि भारत की उत्तरी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है। उत्तरी उत्तरी पश्चिमी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, जिसका नाम हिमालय है। उत्तर या पश्चिम या पूरब से भारत में आने के लिए हिमालय एक बहुत बड़ा दीवार या अवरोध का काम करता है, लेकिन फिर भी इसमें जगह जगह दर्रे हैं, जिससे होकर प्राचीन काल से व्यापारी हमारे देशों में आते रहे और हमारे देशों से मसाले, मलमल, सूती वस्त्र आदि का व्यापार करते रहे। बाद में जब समुद्री मार्गों का खोज हुआ तो फिर समुद्र मार्ग भी आसान हो गया और फिर समुद्री मार्गों और स्थलीय मार्गों से व्यापारी पूरे विश्व के देशों से हमारे यहाँ आते थे और हमारे यहाँ से जरूरी सामानों को अपने यहाँ लेकर जाते थे और हमारी समृद्धि बढ़ती थी। इसलिए बढ़ती थी कि उस समय खरीद बिक्री का माध्यम धातु की मुद्राएं हुआ करती थी। सोने, चांदी या हीरे जवाहरात, इन्हीं सबों से वस्तुओं का खरीद बिक्री होता था। या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली था, तो अपने यहाँ की वस्तु जो लाते थे वो उसके बदले हमारे यहाँ से ही वस्तु लेकर जाते थे। लेकिन जो भी है, इस व्यापार ने हमारे देश को बड़े पैमाने पर समृद्धि प्रदान किया था। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे देश का जो संबंध रहा वो पूरे विश्व के देशों से रहा। अब एक चीज यहाँ देखने की बात है कि ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है और हमारे देश की स्थिति आप हिंद महासागर में देखते होंगे। हमारे देश का जो ये प्रायद्वीपीय भूभाग है वो बहुत अंदर तक हिंद महासागर में प्रवेश करते चला गया है और हिंद महासागर को दो भागों में बांट दिया है। हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से को बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी कहते हैं। पश्चिमी हिस्सा अरबियन सागर या अरब सागर के नाम से जाना जाता है। भारत की यह अद्वितीय स्थिति हिंद महासागर में दुनिया के किसी भी देश से सबसे बेहतर बनाती है। आप देखिएगा, एशिया, दक्षिण या पूर्वी या पश्चिमी एशिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी स्थिति हिंद महासागर में इतनी समृद्ध है या जिसकी तट रेखाएं इतनी लंबी हिंद महासागर में है। यही कारण है कि पूरा का पूरा एक महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रख दिया गया और इस महासागर को हिंद महासागर या इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज और हम देखेंगे, हमारा देश है, इसमें देखिएगा कि इसके पड़ोसी देशों का कुछ नाम है। आपको परीक्षा में पूछता भी है या ऐसे भी थोड़ा सा समझना होगा कि हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। अब देख क्या बताइएगा, ऐसे सभी को पता होगा कि मानचित्र का उत्तरी सिरा जो है वो अक्सर नॉर्थ है, वो उत्तर हुआ करता है। निश्चित है कि दक्षिणी हिस्सा साउथ होगा और फिर दाहिने का हिस्सा जो है ये ईस्ट हो गया और ये फिर वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया। तो आप देखिएगा कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। नेपाल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भूटान है, ये तिब्बत है, चाइना है। तिब्बत को हम इसलिए इसका नाम रखे कि अभी फिलहाल ये चाइना के द्वारा अधिकृत किया हुआ है। चीन का इस पर कब्जा है, बलात् कब्जा है, लेकिन भारत आज भी तिब्बत को मान्यता देता है और इसके प्रति हमारी शुभकामना है कि ये निकट भविष्य में जल्द ही एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारे सामने आए। इसके बाद पूरब में देखिए बांग्लादेश है,
म्यांमार है, फिर यहाँ आइएगा तो भूटान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, और फिर अफगानिस्तान भी है, और फिर दक्षिण में श्रीलंका है, और यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं जो मालदीव के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अफगानिस्तान का एक पतला संकीर्ण पट्टी आकर हमारे भूभाग से लगता है। हालांकि फिलहाल ये हमारा भूभाग जो है यही पीओके है, ये पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर है, जो हमारे देश का अभिन्न अंग है। और हमारी सरकार या हमारे देश के लोग, आप लोग भी, हम लोगों का प्रयास है कि बहुत जल्द ये हमारा हिस्सा हमको वापस मिले। तो ये अफगानिस्तान से भी हमारा देश लगा हुआ है, पाकिस्तानी सीमा से भी लगा हुआ है, बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, नेपाल से भी है, श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, मालदीव भी हमारा पड़ोसी देश है। ये सब देश भारत के पड़ोसी देशों के रूप में हमारे सामने है। आज इस लेसन में बस इतना ही। आप लोगों के लिए गृह कार्य ये रहेगा कि अपने पाठ्य पुस्तक से जितना हो सके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाइएगा, 50-60 जितना बन जाए। सीबीएसई का एक मार्गदर्शन है, कभी भी वो लंबे उत्तर को बनाने के लिए बच्चों को नहीं कहता। सीबीएसई का अपना मानना है कि 2, 3, 4 छोटे छोटे प्रश्न एक बड़े प्रश्न के उत्तर स्वतः बन जाते हैं। इसीलिए आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाइए और उसका उत्तर बनाइएगा, और फिर विद्यालय में जब क्लास कोचिंग होगा, क्लास टीचिंग होगा, तो फिर उसमें दिखाइएगा। अब छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाइएगा कैसे, तो जैसे कुछ उदाहरण आपको देते हैं। मान लीजिए कि हमने एक प्रश्न किया कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो लिखेंगे 3214 किलोमीटर। या पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, तो लिखेंगे कि 2933 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, है ना। या फिर पूछेगा कि कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, तो लिखेंगे 2 भागों में। या कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश को कहते हैं, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। हमेशा नॉर्थ नहीं लिखिएगा, तो 23.5 डिग्री कोई मायने नहीं होता, इसलिए ये डिग्री साउथ में भी है और नॉर्थ में भी है। तो साउथ के लिए एस का प्रयोग किए हम, या दक्षिण लिखे, तो पता चल जाएगा कि हम मकर रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर नॉर्थ लिख दिए तो कोई भी समझ जाएगा कि हम कर्क रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए आज का पाठ्यक्रम इतना ही, और मैंने जो आप लोगों को बताया है, उम्मीद है कि पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अवश्य बनाइए पुस्तक से, और फिर कहीं कोई संदेह हो या कोई आपको ऐसे डाउट क्लियर करना हो, तो विद्यालय के संपर्क में रहिए, मेरे संपर्क में रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर बहुत भैया बहनों को मैं दे चुका हूँ, और भैया बहनों के संपर्क में रहता भी हूँ। आप उनसे भी संपर्क कीजिए, हमसे भी संपर्क कीजिए, और इस कालखंड में अभी अपना अध्यापन, बिल्कुल अध्यापन जारी रखिए, इसलिए कि समय बड़ा मूल्यवान है, और पता नहीं कब तक ये लॉकडाउन चलेगा, और हम लोगों को पढ़ना और पढ़ाना भी है। धन्यवाद।